दोस्तों, जब भी हम रात में खुले आसमान की तरफ देखते हैं तब हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने अतीत को देख रहे हैं। ये वाकई सही है। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टार्स की लाइट आज हम तक पहुंच रही है वो लाइट उस स्टार से हजारों या फिर लाखों साल पहले निकली हुई होती है, क्योंकि स्टार्स हमारी पृथ्वी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से स्टार्स की लाइट को हम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। समटाइम्स तो जो लाइट आज हम देख रहे होते हैं हो सकता है वो स्टार अभी शायद खत्म हो चुका हो। जी हाँ, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्स यानी कि तारों की लाइफ के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक स्टार का जन्म होता है, किस तरह एक स्टार बड़ा होता है और किस तरह एक तारे की मृत्यु होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, तारे जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं, लेकिन तारों को जन्म लेने और मरने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है। तो आज हम इन तारों को जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक की पूरी प्रोसेस को 7 स्टेजेस में डिवाइड करके समझेंगे। तो तारे जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेज के होते हैं। कोई छोटे तारे होते हैं, कोई बड़े, बहुत ज्यादा बड़े भी होते हैं। तो डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से उनकी जो लाइफ साइकिल है उसी हिसाब से चलती है। अगर छोटे तारे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल अलग चलेगी, अगर बड़े तारे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल अलग चलेगी। तो इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो छोटे जो तारे होते हैं उसकी जो लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके की है कि पहले एवरेज स्टार बनता है, फिर रेड जेंट बनता है, देन प्लैनेटरी नेबुला एंड देन व्हाइट ड्वार्फ बनता है। वहीं अगर जेंट जो स्टार होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े साइजेज के होते हैं, मैसिव स्टार्स जो होते हैं, वो कुछ इस तरीके से चलता है। उसका रेड सुपर जेंट बनते हैं, फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो जो लोअर मास के जो स्टार्स होते हैं, यानी कि जो छोटे जो स्टार्स होते हैं, वो लंबे समय तक जीते हैं, जैसे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स इनकी जिंदगी रहती है। वहीं इंटरमीडिएट के जो स्टार्स रहते हैं वो भी क्या है, काफी लंबे समय तक जीते हैं। जैसे कि हमारा जो सन है वो एक इंटरमीडिएट स्टार है, उसकी जो लाइफ है वो है 10 बिलियन ईयर्स। आपको मैं बता दूं, हमारे जो सन की जो लाइफ है वो कंप्लीट हो चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो ऑलमोस्ट अभी 5 बिलियन ईयर्स और जिएगा ये सन, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हाई मास जो स्टार्स होते हैं, जो कि जिनका जो साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उनकी जो जिंदगी बहुत छोटी होती है, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में खत्म भी हो जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो भी कोई स्टार्स जो बनता है वो हाइड्रोजन गैस के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनता है, यानी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हीलियम के एटम्स बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, फ्यूल इन द सेंस मतलब हाइड्रोजन चाहिए। पर हाइड्रोजन उनकी इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज में, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी ही अपना जो फ्यूल को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। इसी की वजह से क्या है, ये जो स्टार्स लंबे समय तक नहीं जी पाते। वहीं जो छोटे मास के जो स्टार्स होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन चाहिए एज ए फ्यूल, उसकी वजह से इनकी जो जिंदगी है वो लंबे समय तक चलती है। तो शुरू करते हैं, इसकी कुछ स्टेजेस हैं लाइफ की। तो शुरुआत में क्या है, ये बर्थ प्लेस जहां से एक स्टार का जन्म होता है उसको बोलते हैं हम नेबुला। तो नेबुला क्या है, एक गैस के क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम भरपूर मात्रा में रहती है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, उसी को हम नेबुला बोल देते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के अंदर भी। तो इस तरीके की जो नेबुला है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो फ्यूल रहता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से स्टार्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। उसके बाद ग्रेविटी का रोल, ग्रेविटी का क्या रोल है, ये सारे के एटम्स रहते हैं, ये एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनको भी क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और एक बड़ा सा एक गोला बना लेते हैं। जिस तरीके का आप देख पा रहे होंगे, एक गैस का एक गोला टाइप का बन जाता है। इसका अगर टेम्परेचर की बात करें तो उस पीरियड में इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो न्यूक्लियर सिंथेसिस और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस जो होते हैं वो नहीं हो पाते इतने कम टेम्परेचर पर। यही नेबुला में होता है, ये पहली स्टेज होती है एक स्टार के बनने की। नेक्स्ट होता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या होता है, तो प्रोटोस्टार्स के अंदर जब ये गैस के जो क्लाउड्स, जो नेबुला के अंदर जो गैस के जो क्लाउड्स रहते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और उसी की वजह से जो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे पार्टिकल्स क्या आप एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनका जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे करके, यही प्रोटोस्टार कहलाता है। इनको हम आसानी से क्या है, इंफ्रारेड जो विजन हमारे रहते हैं उसकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो अंदर जो पार्टिकल्स जो रहते हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट रहता है बाकी जो क्लाउड से। तो एक क्लाउड्स के अंदर डिफरेंट प्रोटोस्टार्स भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही, कई प्रोटोस्टार्स एक क्लाउड्स के अंदर बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था क्लाउड्स जो फॉर्मेशन होता है नेबुला। थर्ड नंबर की जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम टी टॉरी। टी टॉरी फेज के अंदर क्या है, जो स्टार का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक हाई हो जाता है, लेकिन ये एनफ नहीं होता न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये टी टॉरी जो स्टार्स होते हैं ये ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स तक ये
रहते हैं और उसके अंदर क्या है, इसका जो टेम्परेचर है मेनली वो धीरे धीरे क्या काफी हाई इंक्रीज होता चला जाता है। और जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे कि प्रोटोस्टार्स के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे जो पार्टिकल्स इसमें इन कर रहे थे, तो वो चीज सब टिटोरी फेज में स्टॉप हो जाती है। उससे जो नेक्स्ट फेज आती है उसको बोलते हैं हम मेन सीक्वेंस फेज। मेन सीक्वेंस फेज क्या है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है इसी के अंदर होती है और इसकी वजह से जो स्टार का जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन को भी सपोर्ट करता है और दूसरा क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बहुत हाई अमाउंट में, जिसको क्या है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए इस पीरियड के दौरान। इस हाइड्रोजन को कंज्यूम करके हीलियम में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और अपना जो कोर रहता है इसका उसके अंदर हीलियम के डिपोजिशन करना शुरू कर देता है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम के एटम्स के अंदर। ये है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो स्टार के अंदर होती है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के जो एटम्स रहते हैं शुरुआत में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन के जो एटम्स मिलके हीलियम के एटम बना लेते हैं उस तरीके से। इसके जो 2 प्रोटॉन्स रहते हैं और एक जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे होंगे एक न्यूट्रॉन रहता है, इस तरीके से मिलके हीलियम का एक पूरा का पूरा एटम बन जाता है और इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो प्रोसेस है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में इसका एनर्जी का निकलना। और दूसरा, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए भी क्या हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे जो सन के अंदर, सन इन द सेंस मतलब स्टार के अंदर ये चलती रहती है प्रोसेस, वहां पर टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। उसी की वजह से जो रिएक्शन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हीलियम के जो एटम्स बनने के बाद दोनों जो हीलियम्स के एटम मिलके एक बड़ा हीलियम का एटम बनाते हैं जो कि कोर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से एक स्टार के अंदर ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम 5 नंबर पे जो आती है उसको बोलते हैं हम रेड जेंट। रेड जेंट जो अवस्था होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार का जो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। होता क्या है, इस पीरियड में पूरा का पूरा जो स्टार का जो हाइड्रोजन है वो पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से जो फर्दर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टार का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और हीलियम है, जो हीलियम गैस है वो अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वहीं ये जो स्टार है ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है अंदर की तरफ और ये तैयार हो जाता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के लिए। ठीक है, ये जो रेड जेंट स्टार बनते हैं इससे पहले की अवस्था आती है शुरू में सब जेंट स्टार, उसके बाद आती है रेड जेंट स्टार। ये थोड़े ठंडे होते हैं। अगर मेन सीक्वेंस की कंपैरिजन इनसे किया जाए तो मेन सीक्वेंस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और ये कुछ येलोइश कलर के दिखते हैं, वहीं जो रेड जेंट जो होते हैं वो थोड़ा रेड दिखते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो येलो से कन्वर्ट होकर रेड में हो जाता है। अगर इसकी कोर की बात करें रेड जेंट का किस तरीके से इसकी जो लेयर्स रहती हैं कुछ इस तरीके से रहती है। सबसे जो बाहरी जो लेयर होती है वो वहां पर हाइड्रोजन गैस रहती है, लेकिन क्या है वो फ्यूजन रिएक्शन में यूज नहीं हो रही होती है, तो ये क्या है एक प्रकार से डेड वेट रहता है इसका पूरा का पूरा जो बाहरी जो सर्कल में रहता है। नेक्स्ट सर्कल में आता है इसका हीलियम का, जो मैंने बताया था हीलियम फ्यूजन होके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तो वही जो हीलियम है वो सेकंड स्टेज में यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। देन फ्यूजन ऑफ कार्बन, मोर कार्बन यहाँ पे पावर देने के लिए रहता है अंदर, इसके हीलियम के अंदर क्या रहता है कार्बन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देन फ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इवन मोर पावर, यानी कि इसके अंदर का जो ये सर्कल है येलो वाला, इसके अंदर क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर है जो सिलिकॉन और सबसे अंदर है जो वो आयरन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो रेड जेंट स्टार है इस तरीके से इसका जो लेयर्स बन जाती हैं। तो जब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, जैसे कि हीलियम का जो फ्यूजन मैंने बताया, तो हीलियम के फ्यूजन में भी इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती रहती है। जैसे ही ये एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी कि हीलियम पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है, उसके बाद लास्ट में जो आयरन है वो पूरा का पूरा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टार को पूरी तरह से क्या है कोलैप्स कर देता है। तो जो बड़े मास के जो स्टार्स होते हैं वो तो क्या है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर जाते हैं अगर इस तरीके से उनकी जो एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जबकि जो छोटे स्टार्स होते हैं जैसे कि हमारा सन है वो क्या है एक ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से सुपरनोवा होता है और किस तरीके से ड्वार्फ स्टार बनते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद जो फ्यूजन ऑफ हेवियर एलिमेंट्स के बाद इस तरीके से जब फ्यूजन हो जाता है पूरी तरह से स्टार्स के अंदर, जैसे कि मैंने दिखाया था पूरा का पूरा, अब इस फ्यूजन के बाद क्या होता है जो छोटे जो स्टार होते हैं जैसे कि जो कम मास के जो स्टार होते हैं उनके अंदर क्या है जो पूरा का पूरा एनर्जी खत्म होने के बाद ये एक प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद एक व्हाइट ड्वार्फ बना लेते हैं। तो इसका आप इमेज आप देख पाओगे किस तरीके से व्हाइट ड्वार्फ देखना है। ये है अपना प्लैनेटरी नेबुला, कुछ इस तरीके से दिखती है। इसका पूरा का पूरा टेम्परेचर पूरा खत्म हो जाता है और ये पूरा ठंडा हो जाता है स्टार। नेक्स्ट आता है
जो इसका व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनता है इसके बाद कुछ इस तरीके से दिखने के लिए मिल जाता है आपको। तो ये जो व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद भी क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जो छोटे स्टार्स होते हैं व्हाइट ड्वार्फ, ये आगे भी क्या है अपना बाइनरी पार्टनर बना लेते हैं और भी इसी तरीके के जो पार्टनर हैं जो कि व्हाइट ड्वार्फ बन चुके हैं ऑलरेडी, उनको अपने अंदर समा लेते हैं। और ऐसे काफी जो स्टार्स मिलके 2 3 4 इस तरीके से जो स्टार्स मिलके बाद में ये क्या है सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर देते हैं। ये सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन है वो 2 तरीके से होता है, मैं बता दूं। पहला तो होता है जो मैंने अभी बताया कि जो छोटे मास के जो स्टार होते हैं वो क्या है पहले ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे, व्हाइट ड्वार्फ में। उसके बाद ये काफी जो व्हाइट ड्वार्फ आपस में मिल जाते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद 1.4 सोलर मासेस के अगर जैसे साइज में हो जाते हैं, उसके बाद 10 बिलियन ईयर्स के बाद ये क्या है पूरा का पूरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है और ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक होल में या तो सिंगुलरिटी में। उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। वहीं अगर जो बिगर साइज के जो मास के जो स्टार्स होते हैं वो क्या है डायरेक्टली आपका जैसे ही रेड जेंट बना, रेड जेंट के बाद ये क्या है ब्लू कॉम्पैक्ट स्टार में कन्वर्ट होते हैं और डायरेक्टली सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है कंपैरिजन देन हमारे जो स्मॉलर मास के जो स्टार्स होते हैं। तो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पाओगे कि जो छोटे मास के जो स्टार होते हैं उसकी जो लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है। पहले नेबुला रहते हैं, नेबुला मतलब गैसों का एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस और डस्ट पार्टिकल्स का एक क्लाउड्स होता है। उसके बाद ये एवरेज स्टार बना लेते हैं इस तरीके से, देन रेड जेंट बनता है और प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और देन ये व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही व्हाइट ड्वार्फ आगे चल के जैसे मैंने अभी बताया आगे भी काफी सारे व्हाइट ड्वार्फ जुड़ के एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर रेड जेंट जो बड़े जो स्टार्स होते हैं वो क्या है इस स्टीलर नेबुला से कन्वर्ट होकर एक मैसिव स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद एक रेड सुपर जेंट बन जाता है। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है इसमें, तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या फिर ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ब्लैक होल बनने की पहले की स्थिति होती है। इसके अंदर क्या होता है जैसे ही एक स्टार की एनर्जी पूरी तरह से खत्म होती है तो ये पूरा का पूरा जो गोला है, जो फैला हुआ जो गोला था वो सिकुड़ जाता है, यानी कि कोलैप्स हो जाता है बहुत छोटी जगह में। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो जैसे कि हमारा सन है बहुत बड़ा, वो अगर कोलैप्स करके एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है तो एक बहुत छोटा गोला जैसे कि किसी एक सिटी के अंदर उसको पूरा का पूरा को एक जगह पर रख दें उसको कॉम्प्रेस करके। इस तरीके से जो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर भी यही होता है। ये क्या है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं न्यूट्रॉन स्टार को इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और कुछ बीम इस तरीके से इसमें देखने के लिए मिल जाती है। इसकी जो लेयर्स हैं कुछ इस तरीके से रहती है, सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर, देन आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये पूरा का पूरा डेंसली पैक्ड रहता है। जैसे ही जो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से स्पिन करता है, बहुत जल्दी फास्टली घूमता है और इस स्पिन की वजह से क्या है एक पल्सार्स नाम से इसकी जो रेडिएशन है वो फैल जाती है और एक बीम्स के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पल्सार्स इंपोर्टेंट है, इसमें एक कलरफुल रेडिएशन रहती है जो हमको आसानी से जो आकाश के अंदर दिख जाती है। वहीं जो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ज्यादातर क्या है जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन्स पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। अभी नेक्स्ट आता है या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, उसके बाद की जो कंडीशन होती है वो ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या चीज होती है? ब्लैक होल के अंदर क्या रहता है पूरा का पूरा जो मास था वो इकट्ठा होकर और भी ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और वो एक सिंगुलरिटी बना लेता है। सिंगुलरिटी मतलब रहता है जैसे कि अगर इस सिंगुलरिटी को अगर फैलाया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है एक स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। तो इतनी बड़ी चीज को अगर हम बहुत छोटी जगह में इसको कंडेंस करके रखते हैं इसको हम बोलते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी के अंदर बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी होती है, यानी कि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से एक कुछ भी चीज इसके अंदर अगर जाती है, इस इवेंट होराइजन एक इसकी एक बाउंड्री लाइन होती है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर कुछ भी चीज जाती है तो कभी बाहर नहीं निकल पाती है, उसके अंदर ही वो पूरी की पूरी समा जाती है। इसके अंदर चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, लाइट भी इसके अंदर क्या है पूरी की पूरी अंदर समा जाती है। ब्लैक होल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इसमें सिंगुलरिटी हो गया, इवेंट होराइजन इसकी बाउंड्री लाइन हो गया। नेक्स्ट एक फोटोन स्फीयर होता है। फोटोन स्फीयर क्या है, जब ये घूमता है तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में इसकी रेज जो बाहर निकलती है एक लाइट की रेज, ये जानी तो चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इसकी ग्रेविटी की हाई होने की वजह से क्या है इसके चारों तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देती है। एक एक्रीशन डिस्क होता है। एक्रीशन डिस्क क्या रहता है, इसके चारों तरफ हाई ग्रेविटी की वजह से बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो इसके चारों तरफ बहुत स्पीड में घूमना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो हाई अमाउंट में क्या है रेडिएशंस निकालते हैं, यानी कि जो लाइट वगैरह है वेव्स वगैरह इस तरीके की वो निकालते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। इसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पे कहीं पर भी क्या है कि ब्लैक होल प्रेजेंट है। एक इसमें रिलेटिविस्टिक जेट भी होती है। रिलेटिविस्टिक जेट क्या रहती है, जैसे ही कोई स्टार इसके अंदर जाता है तो स्टार के जाने के बाद बहुत तेज क्या है ये रेज जो बाहर निकलती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके की वजह से क्या है रेज वगैरह बाहर निकलती है और बहुत दूर दूर तक जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक जेट। तो ब्लैक होल आपको क्लियर हो गया होगा, ये न्यूट्रॉन स्टार के बाद की स्थिति रहती है।
न्यूट्रॉन मतलब जब कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसके बाद पहली जो स्टेज आती है वो न्यूट्रॉन स्टार की होती है, सेकंड स्टेज जो आती है वो ब्लैक होल की होती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो एक स्टार का खत्म हो जाता है, एक नेबुला से बन के एक अपना जेंट रेड जेंट से होते हुए अपना पूरा का पूरा जो छोटे स्टार वो व्हाइट ड्वार्फ और जो बड़े स्टार है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल तक इनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है। आपको मैंने इसका लाइफ स्पान पहले ही बता दिया था, जो बड़े जो स्टार होते हैं वो छोटी लाइफ जीते हैं, वहीं जो छोटे स्टार होते हैं वो बहुत लंबी लाइफ जीते हैं। अपना सन का मैंने बता दिया 4.5 बिलियन ईयर्स इसकी जिंदगी अभी निकल चुकी है, अभी 5.5 बिलियन ईयर्स और जिए गए, ऑलमोस्ट 10 बिलियन ईयर्स की हमारी जो सन की जिंदगी है, तो ये इतना जिएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको इसकी जो पूरी की लाइफ साइकिल, शुरुआत में नेबुला, देन प्रोटोस्टार, देन टी टोरी फेज, देन मेंसिक्वेंस जिसके अंदर मेनली अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एडल्ट स्टेज होती है इसकी। देन इसका रेड जेंट स्टेज होती है जब ये धीरे धीरे मतलब बड़ा होना शुरू हो जाता है, और रेड जेंट के बाद इसका जो फ्यूजन रिएक्शंस चलती हैं बहुत ज्यादा, जिसके अंदर हीलियम फ्यूजन होता है और आयरन कोर बीच में आ जाता है बिल्कुल। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है या तो फिर प्लैनेटरी नेबुला वगैरह कन्वर्ट होकर ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।